चंगेज़ खान। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। दुनिया के सबसे खूंखार सम्राटों में से एक, जिसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। चीन के लोग उसे जंगली कहते थे तो यूरोप वाले शैतान। उसने हालांकि किसी में फर्क न किया, जो रास्ते में आया काट डाला गया। मंगोलिया के पठारों में रहने वाला एक कबीलाई लड़का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? ऐसा क्या था उसमें कि सभ्यता की दुहाई देने वाले चीन और पर्सिया उसके सामने टिक नहीं पाए? और ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों में उसका डीएनए मिलता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है तिमुचीन से। तिमुचीन मंगोलिया के एक कबीले में पैदा हुआ था। तब मंगोलिया में कोई एक साम्राज्य नहीं था। अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। इसी लड़ाई के चक्कर में तिमुचीन के पिता की हत्या हो गई। तिमुचीन एक सौतेला भाई था। परिवार की कमान संभालने के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हुई और तिमुचीन ने भाई को मार डाला। कहानी कहती है कि एक रोज शिकार के बाद तिमुचीन का भाई मछली लेकर भाग गया। तिमुचीन को आया गुस्सा और उसने भी भाई की पीठ पर तीर चला दिया। कहानियाँ और भी हैं और होना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है 12वीं सदी की। कहा जाता है कि तिमुचीन जब पैदा हुआ उसके हाथ में मांस का एक लोथड़ा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। हालांकि दुनिया पर राज करने के लिए जरूरत होती है सेना की। इसके लिए तिमुचीन ने तमाम कबीलों को एक किया, उनमें आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध हुआ, सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाइयाँ हुई। फिर साल 1206 में तय हुआ कि कबीले आपस में सुलह करेंगे। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई। इस काउंसिल में तिमुचीन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया गया। मंगोलों के इतिहास की किताब के अनुसार ओनोन नदी के किनारे सफ़ेद झंडे के नीचे मंगोलों ने तिमुचीन को केगन के खिताब से नवाजा। यहीं से तिमुचीन को एक नया नाम मिला, चंगेज़, और कैगन आगे जाकर बन गया खान। इस तरह तिमुचीन चंगेज़ खान कहलाया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। इस नाम को असलियत बनाने के लिए चंगेज़ खान ने अपनी सैन्य मुहिम की शुरुआत की। पहला नंबर आया चीन का, वर्तमान में जिसे हम बीजिंग कहते हैं। तब झोंगडू के नाम से जाना जाता था। झोंगडू जिन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पूरी तरह सुरक्षित था। बल्कि इसके निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी था कि चीन के लोग मंगोलियाई लोगों को जंगली समझते थे और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। चंगेज़ खान अपनी सेना सहित ग्रेट वॉल के पास पहुंचा और सीज डाल दी। अंदर जाने वाली रसद की सारी लाइनें काट दी गईं। 3 साल बाद जब लोग भूखे मरने लगे, जिन सम्राट ने हथियार डाल दिए, चीन के बड़े हिस्से पर चंगेज़ खान का कब्जा हो गया। अगला नंबर आया पर्शिया का। यह चंगेज़ खान ने धीरज से काम लिया। उसने अपने कुछ जासूस भेजे, लेकिन उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद चंगेज़ ने एक आधिकारिक राजदूत भेजा। कुछ रोज बाद राजदूत का कटा हुआ सिर उसके पास वापस आया। चंगेज़ खान ने जंग का ऐलान कर दिया। साल 1219 में लड़ी गई इस जंग का जिक्र रॉबर्ट ग्रीन ने जंग की 33 रणनीतियां नाम की अपनी किताब में किया है। रॉबर्ट ग्रीन इसमें मंगोल सेना की रणनीति के बारे में बताते हैं। शुरुआती युद्ध में मंगोल सेना हारती दिख रही थी। मंगोल सैनिक पीछे हटने लगे। ये देखकर दुश्मन अति आत्मविश्वास से भर गया। एशिया के शाह को उम्मीद थी कि चंगेज़ खान एक और बार हमला करेगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन चंगेज़ खान ने इस बार दूसरी तरफ से हमला किया। इस रास्ते में लंबा रेगिस्तान पड़ता था। शाह की कतई उम्मीद नहीं थी कि मंगोल फौज रेगिस्तान को पार कर पाएगी। कुछ दिनों बाद उसे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मंगोल फौज ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नेस्तनाबूद भी कर डाला। यहाँ तक कि शहर के कुत्ते भी मार डाले। इस तरह युद्ध करते हुए उसकी सेना यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन तक पहुँच गई।
साल 1223 तक चंगेज खान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया। उसकी सेना अति क्रूर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि बंजारों की एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर भारी कैसे पड़ गई। इस सवाल का जवाब मंगोलों की युद्ध नीति में छुपा था। पहली बात, चंगेज खान ने अपनी सेना को मेरिट के आधार पर तैयार किया था, जबकि उसके दुश्मन अक्सर अपने खास खमासों और परिवार वालों को सेना में ऊंचे ओहदे पर रखते थे। दूसरा कारण, चंगेज खान खुद एक कबीलाई धर्म मानता था जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी, लेकिन उसने कभी किसी और धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई, इसीलिए सभी धर्म के लोग उसकी सेना में शामिल थे। तीसरा कारण था उसके घोड़े। मंगोल हल्के वख्तर वाले घोड़ों में चलते थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार तेज होती थी। मंगोल सैनिक युद्ध करते हुए सिर्फ अपने पैरों से घोड़ों को नियंत्रित करते थे। इस तरह उनके हाथ एकदम फ्री रहते थे, जिनसे वो दौड़ते दौड़ते तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। एक खास बात ये भी थी कि चंगेज खान की सेना कभी भारी भरकम कारवा के साथ नहीं चलती थी। चंगेज खान खुद साधारण टेंट में रहता था, यहाँ तक कि मंगोल सेना के पास राशन भी बहुत कम रहता था। मुश्किल आने पर वो बूढ़े, जख्मी और बीमार घोड़ों को मारकर खा लेते थे। चंगेज खान की जीत का एक कारण और भी था, उसके सैनिकों की निष्ठा। एक किस्सा है, एक बार जब चंगेज खान कबीलों को एक करने के लिए एक युद्ध लड़ रहा था, दुश्मन का एक तीर आकर उसके गले में लगा। सेनापतियों ने ये बात फौज से छुपा दी। कहा गया कि तीर उसके घोड़े को लगा है। युद्ध खत्म होने के बाद चंगेज खान ने तीर मारने वाले योद्धा को बुलाया। उसने चंगेज खान से कहा, मैं जानता हूँ मेरा तीर आपके गले में लगा था, घोड़े को नहीं। आप चाहे तो मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कहानी कहती है कि चंगेज खान ने उस योद्धा को माफ़ किया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। चंगेज खान के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो शहर के शहर नष्ट कर डालता था। इसके भी दो कारण थे। पहला, वो अपने साथ युद्धबंदी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इससे उनकी सेना की स्पीड कम होती थी। दूसरा कारण ये था कि शहरवासी मंगोलों को जंगली समझते थे और इस कारण वो शहरों से नफरत करता था। यहाँ तक कि उसके शासनकाल में कभी बड़े बड़े शहरों का निर्माण नहीं हुआ। इसमें एक बात और जोड़ने लायक है कि दुश्मन सेना के जो लोग उसके आगे हथियार डाल देते और यदि वो उन्हें लड़ने लायक समझता तो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया करता था। ऐसे सैनिक विद्रोह ना करें, इसके लिए वो उन्हें अलग अलग गुटों में बांटकर अपने लॉयल सैनिकों से जोड़ देता था। एक सवाल जो चंगेज खान के बारे में अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि उसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। साल 1221 से 1227 तक मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं रहे। खुद चंगेज खान के वक्त में उसका एक दुश्मन दिल्ली दरबार में पनाह लेने आया था। दिल्ली पर तब इल्तुतमिश का शासन था। उसने मंगोलों के डर से उनके दुश्मन को पनाह देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंगोल फौज लौट गई। चंगेज खान ने 25 साल तक साम्राज्य पर राज किया। मंगोल इतिहास की किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार साल 1227 में एक युद्ध अभियान के दौरान घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। वहीं यूरोपियन यात्री मार्को पोलो के अनुसार वो इन्फेक्शन के कारण मरा था। 2021 में हुई एक स्टडी के अनुसार उसकी मौत संभवतः प्लेग के कारण हुई थी। इतनी अलग अलग थ्योरी क्यों? दरअसल चंगेज खान की मौत को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। इसका कारण ये है कि वो खुद नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद लोग उसे याद करें। जीते जी उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं बनने दी और मरने से पहले उसने एक फरमान जारी किया कि उसकी कब्र का पता किसी को भी न चले। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार जितने लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था उन सभी की हत्या कर दी गई ताकि उसकी कब्र ना ढूंढी जा सके। मरने से पहले उसका आखिरी बयान था, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। मरने के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि पूर्व मंगोलिया में एक बड़ी जनसंख्या का DNA चंगेज खान से मिलता है। लगभग 8% पुरुषों की संख्या में Y क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वो चंगेज खान के खानदान से संबंध रखते हैं।
कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 1,60,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके डीएनए में चंगेज़ खान का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर है। पाकिस्तान में हज़ारा कबीले के लोगों के डीएनए में ऐसे निशान मिले हैं। ये लोग भी खुद को मंगोल ही कहते हैं। चंगेज़ खान ने खुद दर्जनों शादियाँ की और उनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। उसके कई बेटों ने आगे जाकर अपनी हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ विशाल हरम रखे, जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। तत्कालीन इतिहासकार अता मलिक ज़ुवाइनी अपनी किताब तारीख़-ए-जहांगूसा में लिखते हैं, चंगेज़ खान के ख़ानदान के 20,000 लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा ना हो कि इस किताब के पाठक मुझे झूठ फैलाने का आरोप लगा दें और ये कहना शुरू कर दें कि इतने कम समय में एक शख्स की इतनी अधिक संतानें कैसे पैदा हो सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।